तो विजयदशमी को ही क्यों हुआ? केवल डॉक्टर हेडगेवार के मन में आ गया विजयदशमी को आरंभ करना है, ऐसा नहीं था। हमें मालूम है कि त्रेता युग में एक महिषासुर नामक असुर हुए। उन्होंने ब्रह्म से वरदान मांगा, कठोर तपस्या की कि कोई सुर, असुर और नर मुझे मार न सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने इतना कठोर तपस्या किया है, तथास्तु, ऐसा ही हो। और जैसा दुनिया में होता है, शक्ति का अहंकार ये दूसरों को बहुत नुकसान देता है। अहंकार ज्ञान का भी होता है, यश का भी होता है, धन का भी होता है, पर दूसरों को कब नुकसान देता है? पर शक्ति का अहंकार दूसरे को परेशान करता है। ऐसा ही उनके साथ हुआ, सबको परेशान करना, पीड़ित करना शुरू कर दिया। सभी देवगण बैठे कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तो वरदान को तो हम काट नहीं सकते, पर कुछ तरीका खोज सकते हैं जिससे कि महिषासुर के अत्याचारों से जगत को मुक्ति मिले। तब सभी ने मिलकर, जो सुर नहीं था, असुर नहीं थे, नर नहीं थे, एक नारी की रचना की। सभी शस्त्र सबने अपने अपने दिए और उन्होंने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया। 10वें दिन उन्हें परास्त किया। और इसलिए पूरे देश भर में अश्विन मास की दशमी को विजयदशमी के रूप में मनाने की प्रथा आरंभ हुई पूरे भारतवर्ष में, अलग अलग रूपों में। चूँकि आजकल मेरा केंद्र पटना है, कल परसों वहीं था, तो आप सोच भी नहीं सकते यहाँ बैठे बैठे कि बंगाल और बिहार में किस तरह दुर्गा पूजा होती है, कितने बड़े पंडाल, किस तरह लोग व्रत रखते हैं, कितनी साधना करते हैं, बहुत अलग अलग रूप है। कितने वर्ष पुरानी बात हो गई जब ऐसे ही दोबारा दोहराया गया। रावण वेद ज्ञाता थे, विद्वान थे, भक्त थे, शिव भक्त थे, उन्होंने भी वरदान मांगा, अमृत कुंभ मांग लिया। अमृत कुंभ मांगने के बाद वही फिर दोबारा दोहराया गया, अहंकार, दूसरों का उत्पीड़न। परिणाम उसने भी वरदान में मांगा था कि मुझे कोई सुर, असुर, यक्ष, किन्नर ये मुझे मार न सके। तो फिर दोबारा देवता बैठे तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के विषय में कुछ नहीं कहा है उन्होंने, तो मनुष्य की रचना करो, बलशाली मनुष्य की। तब राम का अवतार हुआ और राम के रूप में नर ने, मनुष्य ने रावण को मारा। जिस दिन युद्ध आरंभ किया, देवी के से आशीर्वाद लिया और कहा कि जिस तरह तुमने पूर्व काल में महिषासुर का मर्दन करने का दिन तय किया था, वही दिन मैं भी शुरू कर रहा हूँ। और दशमी को पूर्ण हुआ। एक शब्द और जुड़ गया विजयदशमी में, दशहरा, चूंकि 10 मुख वाला रावण था, 10 सिरों को हर लिया उसके, तो दशहरा शब्द आ गया। और भी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। जो महाराष्ट्र में परंपरा है वो है शमी वृक्ष की पत्तियों को एक दूसरे को देना, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना, चरण स्पर्श करना। शमी वृक्ष की पत्तियां, यह भी होगा शमी का वृक्ष। क्यों ऐसा था? तो हमने एक कथा सुनी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न दे। सुना है ऐसा? रघु कौन थे? राम के पूर्वज थे। रघुकुल की रीत क्या है? तो रीत का बड़ा सुंदर उदाहरण है। रघु राजा रघु जो थे, उन्होंने एक यज्ञ किया, बड़ा यज्ञ करने के बाद, विश्वजीत यज्ञ किया, अपना सर्वस्व दान कर दिया। दान करने के बाद शमी वृक्ष के बगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। राजकाज के लिए जाते थे महल में और लौटकर रात्रि निवास झोपड़ी में करते थे। राजा रघु, उसी बीच उनके राज्य में एक ऋषि हुए, उनके पुत्र थे, उनके एक शिष्य थे कौत्स। कौत्स को शिक्षा दी ऋषि ने
जब शिक्षा पूरी हो गई तो कौत्स ने अपने गुरुजी से कहा कि मुझे आपको गुरु दक्षिणा देनी है। ऋषि ने कहा कि तुम शिक्षा का प्रचार करो, कुछ धनार्जन करो, पैसा कमाओ, कुछ जब कुछ समर्थ बन जाओ तब देना, अभी तुम्हारे पास देने लायक कुछ नहीं है, मुझे मालूम है तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जाओ। पर कोत्स अड़ गए कि मुझे कुछ भी बताइए, पर वो गुरु दक्षिणा मुझे देनी है। ये हट इतना जोर पकड़ गया कि ऋषि को भी क्रोध आ गया और ऋषि ने कहा कि जाओ, 14 विद्याएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कल सूर्यास्त से पूर्व लेके आओ। अब 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, या उन्होंने कहा ये ले नहीं पाएगा, बात खत्म हो जाएगी। वो कौत्स जो शिष्य थे रघु के पास गए और रघु से कहा कि आपने एक वचन दीजिए मुझे कि मेरी रक्षा आप करेंगे। रघु ने कहा ठीक है, अब है, बताइए, बोलो। अब कौत्स ने कहा कि आपने मुझे वचन दिया है और आपका वचन कभी खाली नहीं जाता, तो मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कल सूर्यास्त से पहले चाहिए, मुझे अपने गुरुजी को दक्षिणा देनी है। अब रघु का जो कुल, उसमें परंपरा ही है, प्राण जाए पर वचन न जाए, पैसा था नहीं। तो कहते हैं रघु ने कुबेर को कहा कि आपके पास धन है, मुझे इस ऋषि कुमार की वचन की रक्षा करनी है, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो, कल मैं युद्ध के लिए आ रहा हूँ। तो ऐसी किंवदंती है, पौराणिक कथा ऐसी है कि जितने शमी वृक्ष के पत्ते थे वो रात रात में कुबेर ने स्वर्ण के बना दिए। अगले दिन सूर्योदय होते ही सब स्वर्ण ही स्वर्ण था। 14 करोड़ गिनकर कोत्स को दे दिए गए। कोत्स का वचन भी पूरा हो गया, रघु का वचन भी पूरा हो गया। वो दिन भी विजयदशमी था। इसलिए भारत के पश्चिमांचल में शमी पत्तों को स्वर्ण मानकर एक दूसरे का आदान प्रदान करने की कथा थी। और चौथी घटना हम सब जानते हैं, महाभारत काल में जब कौरवों ने धूत में, जुए में पांडवों को जीत लिया, वो दिन भी विजयदशमी था, उनकी विजय थी। और जिस दिन अज्ञातवास समाप्त करके अर्जुन विरन्नला से वास्तविक अर्जुन बने और एक ही दिन में सभी कौरवों को परास्त किया, वो दिन भी विजयदशमी था। इसीलिए भारत में परंपरा बढ़ गई, विजयदशमी के दिन, चूंकि ये विजय मुहूर्त है, उस दिन युद्ध शुरू करेंगे तो विजयी होंगे। सैकड़ों युद्ध हिंदुस्तान में राजाओं ने विजयदशमी के दिन आरंभ किए। सारे अभियान विजयदशमी के दिन थे। और ऐसे ही शमी वृक्ष को आदान प्रदान करना, उसकी घटना मैंने आपको बताई है। तो विजयदशमी के दिन अपने शस्त्रों को अच्छा चमका कर, सुरक्षित करके और दूसरे के राज्य में प्रवेश करना, सीमा उल्लंघन करना, ये प्रथा भी हिंदुस्तान में राजाओं में शुरू हो गई। और तभी से शक्ति की उपासना, दुर्गा की उपासना, राम की उपासना, देवी की उपासना पूरे भारतवर्ष में है। डॉक्टर हेडगेवार ने भी यह जानकर कि विजयदशमी के दिन जो काम हम आरंभ करेंगे उसमें विजय मिलनी निश्चित है, तब संघ की स्थापना विजयदशमी के दिन की। 100 वर्ष का संघ 2 अक्टूबर को हो गया, मैंने आपको शुरू में ही बताया। 100 वर्ष की यात्रा में क्या क्या किया स्वयंसेवकों ने, देश समाज के लिए क्या किया, वो सब बहुत लंबी गाथा है, उसको बहुत कहना भी नहीं है। चूँकि संघ में ये सिखाया जाता है निस्वार्थ भाव से समाज देश की सेवा करना, इसलिए सेवा को गाया नहीं जाता, सेवा का गुणगान नहीं किया जाता और अपने मुख से तो कभी नहीं किया जाता, एक धर्षता है। इसलिए संघ ने ऐसा विचार किया कि शताब्दी हो गई, 100 वर्ष हो गए, तो 100 वर्ष में क्या किया क्या नहीं किया, इसको छोड़कर जो अधूरा काम है उस काम को पूरा करना चाहिए।
अधूरा काम क्या है? अभी भी समाज का जैसा संगठन चाहिए वैसा नहीं है। अभी भी हिंदू समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ बाकी हैं जो खराब हैं, खत्म होनी चाहिए। अभी भी देश में आम जन के अंदर देश के प्रति वैसी जागरूकता नहीं है। जागरूकता है भी तो देश के लिए कुछ करने की वैसी भावना नहीं है। ऐसा सोच समझकर 5 बिंदु निकाले गए कि इन 5 बिंदुओं के आधार पर अगले 15-20 वर्षों तक काम करना है। एक दिन के लिए नहीं, परंतु 101वें वर्ष में घर घर तक जाएंगे। अभी तक संघ के स्वयंसेवक अधिकतम 5,25,000 गांवों तक पहुंचे हैं किसी भी अभियान में, और लगभग 20 करोड़ घरों तक गए हैं। अब विचार ऐसा है कि देश के 100% घरों में स्वयंसेवक 101वें वर्ष में जाएं संपर्क करने के लिए, और जितने गांव हैं 6.5 लाख, सभी गांवों में हमारा संपर्क हो। ये 101वें वर्ष में अधूरा काम है। हर घर तक, हर गांव तक संघ की पहुंच हो। तो जब घर में जाएंगे तो क्या कहेंगे? तो 5 बिंदुओं को जन जन तक पहुंचाना है, अपने से शुरू करके। संघ में पहली बात होती है अपने से शुरू करना। 5 बिंदु क्या है? तो पहला बिंदु कुटुंब प्रबोधन, परिवार प्रबोधन। हमारे देश के अंदर इतने हमले हुए, 3-3, 4-4 हमलों में बड़े बड़े देश अपनी संस्कृति, परंपरा, अपनी पहचान खो गए। मिस्र के लोगों से पूछेंगे आप कि पिरामिड किसने बनाए, वो कहेंगे हमने नहीं बनाए हैं, हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाए, हम तो यहाँ के नए लोग हैं। यूनान की इतनी बड़ी सभ्यता कौन लोग थे? उसने कहा हम लोग नहीं थे, नए लोग हैं। रोम तो है ही नहीं, कुछ भी छोटा सा रह गया, यूनान, मिस्र, रोम। परंतु हमारे भारत में कहीं सुदूर चले जाइए आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे, गोत्र पूछेंगे, गोत्र बताएगा, ऋषियों के नाम पर बताएगा, और बताएगा कि हम राम से भी पुरानी परंपरा के लोग हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हैं। हजारों साल से अपने आप को जोड़ के रखेगा। तो ये भारत की विशेषता है कि भारतीय सब अपने कुल परंपरा, रीति नीति को आज भी याद किए हुए हैं। उसी के वाहक हैं हम, उसी परंपरा में चले आ रहे हैं। ये सब किस लिए संभव हुआ? ये सब संभव हुआ परिवारों के कारण। हमारे घर की माताएं, हमारे घर के वरिष्ठ लोग, वो सब संस्कार एक दूसरी पीढ़ी को देते थे, रीति नीति एक दूसरी पीढ़ी को देते थे, संस्कृति, शिक्षा एक दूसरे को देते थे, धर्म पर चलना, पालन करना, वो सब घरों से मिलता था। पर अब धीरे धीरे ये समझ में आ गया है उन शक्तियों के जो हिंदुस्तान को बढ़ता देखना नहीं चाहती कि परिवार को तोड़ो, और इसलिए वो 50-100 सालों से लगातार फिल्मों के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से ये जता रहे हैं कि व्यक्तिगत जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति अपना आपकी आइडेंटिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये परिवार, नाता, रिश्ता, ये सब कोई इनका मायने नहीं है, मतलब नहीं है इनका, ये छोड़ना चाहिए। अपनी लाइफ, पति पत्नी और उनका बच्चा, बस यही जीवन है। इससे पहले भी कुछ नहीं, इसके बाद भी कुछ नहीं। और धीरे धीरे ये बात घरनी शुरू हो गई। परिणाम, जो बालकों का विकास सामूहिकता में होता था, दुख सुख की बात कह लिया करते थे, अच्छा बुरा हो गया तो बहुत सारे अलग अलग लोग थे समझाने बुझाने के लिए, संकटकालीन स्थिति में 4 लोग साथ खड़े होते थे। धीरे 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 चीज़ें वो अकेला जीवन, मेरा जीवन, मैं ही निर्णय करूँगा, इन विषयों पर आना शुरू हो गया। हिंदुस्तान की परिवार व्यवस्था में कभी भी व्यक्ति को कम महत्व नहीं दिया गया, उसकी भावनाओं को कम महत्व नहीं दिया गया, उसकी भावनाओं को जो उसने चाहा वैसा करने की पूरी छूट दी गई और सहयोग पूरा दिया गया। पर धीरे धीरे इस परंपरा को खत्म करने की कोशिश इस सब माध्यमों से है। एक बहुत पहले पिक्चर आई थी, अतिथि कब जाओगे, शायद ऐसी नाम था उसका। जिस देश में अतिथि को भगवान मानने की प्रथा है, वहाँ अतिथि बोझ है। 3/4 पिक्चर में यही दिखाया गया।
तो ऐसी बहुत सारी धीमे धीमे चीज़ें परोसी जा रही हैं जो धीरे धीरे हमारे ध्यान में ही आती। परिवार का कोई मतलब नहीं, क्यों ताऊ, क्यों चाचा, क्यों मौसी, क्यों बुआ, क्यों नानी, क्यों दादी, ये सब का कोई महत्व नहीं। तो परिवार को, परंपरा को मजबूत करने के लिए अगले वर्ष घर घर स्वयं सेवा संदेश देंगे और फिर इसको 15-20 वर्षों तक निरंतर परिवार प्रबोधन गतिविधि के माध्यम से काम करेंगे। दूसरी इससे जुड़ी व्यवस्था है समरसता की। हम कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, ऐसा कह लीजिए सभी में आत्मा का वास है, ऐसे कहते हैं। जड़ चेतन दो सृष्टि मानते हैं, ऐसा तो सब मानते हैं कि पेड़ों में भी आत्म तत्व है, पर अब तो ऐसा भी मानने लगे हैं कि ये जो पत्थर पड़ा है ये भी, इसमें भी आत्म तत्व है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, गति कर रहा है। गति है तो नियति है, गति नहीं है तो नियति क्या? तो ऐसा मानते हैं। जड़ चेतन दोनों सृष्टियों में आत्मा का वास है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी भूतों में आत्मा का वास है। ऐसा मानने वाला हिंदू समाज आज भी जातीय जकड़न में है। और पहाड़ में तो अच्छी तरह समझते हैं हम, जाति के आधार पर ऊंच नीच, छोटा बड़ा आज भी है। आज भी मंदिर प्रवेश सब जगह सुलभ नहीं, आज भी साथ साथ भोजन सब जगह सुलभ नहीं, आज भी सब घरों में जाना सहज आज भी सुलभ नहीं। आज भी जब ब्रह्मांड जान गए हम लोग, मंगल तक का अध्ययन कर रहे हैं, विश्व जान गए हैं, उसके बावजूद भी हमें सबको मालूम है, सब पहाड़ से जुड़े लोग हैं, बहुत अच्छे से पता है सबको, ये रूढ़ी, ये कुरीति समाप्त होनी चाहिए। जितनी जल्दी समाप्त होगी उतना जल्दी अपने समाज का संगठन होगा। बहुत बड़े बड़े जगहों पर जब हिंदू धर्म के विषय में बात आती है और बताते हैं हिंदू धर्म का दर्शन बहुत बड़ा है, तो दो शब्दों में चुप हो जाते हैं कि सब बड़ा है, परंतु आपके यहाँ जाति के आधार पर छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच है आज भी। और इस बात को काटा नहीं जाता, काटने की स्थिति नहीं। बहुत महापुरुषों ने इस समस्या के समाधान के प्रयास किए, कर रहे हैं, आगे भी चलेंगे, पर ये धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए। तो समाज में समरसता का संदेश अगले वर्ष में विशेषतः घर घर देना, 15-20 साल इस पर काम करेंगे। इसी तरह हमारे ध्यान में है स्वदेशी, हमारे व्यवहार में, खान पान में, बोलचाल में, भाषा में, भूषा में, वेशभूषा में, घर में स्वदेशी भाव दिखना चाहिए। क्योंकि अपनी जड़ों से कटकर कोई पौधा बड़ा नहीं होता। एक जापानी पद्धति में बोनसाई होती है, वो बड़े वृक्ष को छोटा रूप होता है। बरगद इतना बड़ा फैलता है, जैसे ये पेड़ खड़ा है, इसका छोटा रूप गमले में आ जाएगा, बोनसाई बोलते हैं। क्या करते हैं वो? जड़ों को काटते रहते हैं। जड़ काटकर मट्टी में दोबारा पौधों को लगा दिया, परिणाम वो पौधा हमेशा बौना रहता है, हमेशा छोटा रहता है। तो जो अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को, अपनी रीति नीति को, अपनी ज्ञान परंपरा को, खराब बातों को छोड़ दीजिए, अच्छी बातों को मानकर नई बातों से उन्हें जोड़कर, यही स्वदेशी का भाव है। और साथ साथ स्वदेशी से जुड़ा हुआ विषय है स्वावलंबन का। हमारे घरों में आपको ध्यान हो, मोहल्ले हैं, इन मोहल्लों में अब तो खैर नहीं हो गया, पहले ऐसा होता था, घर में आटा समाप्त हो गया, घर में चीनी समाप्त हो गई, तो घर की माताएं अपनी पड़ोसन घरों में जाना और आटा चीनी वगैरह ले आना, कटोरी भरकर ले आना और बाद में वापस कर देना, ये चलता ही था। अतिथि आ गए तो तुरंत कोई बनने के लिए सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, तो ले आए तुरंत, ऐसे चलता ही था, वस्तु विनिमय चलता था। परंतु देने वाला भी ये सोच के देता था कि ये वापस मिल जाएगा, ये थी परंपरा। चूंकि आप समर्थ थे देने में, इसलिए देता था वो। कोई भिखारी मांगेगा तो देंगे आप इतना सब कुछ, एक आध बार दे देंगे। क्यों? जब आपके पास कुछ होता है तब आप दूसरे से सहयोग मांगते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो दूसरे से आप केवल मांगते हैं। तो अपना हिंदुस्तान भी वो प्राचीन ज्ञान विज्ञान रहा है, हम स्वावलंबी हों, हर चीज में समर्थ हों, हर चीज अपनी हो। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं हम संसार को देंगे भी और संसार से लेंगे भी,
नई तकनीक भी लेंगे, देंगे भी। कुछ चीज़ों में हम अच्छे हैं, कुछ चीज़ों में दूसरे अच्छे हैं, और दूसरे ही अच्छे हैं, हम कुछ नहीं हैं। ऐसा करके रखेंगे तो हम भिखारी की श्रेणी में ही रहेंगे, स्वावलंबी नहीं होंगे। तो स्वदेशी का मूल भाव यह है। बहुत सारे पुराने संसद को ख्याल में है, ये आंदोलन बहुत पहले भी संघ ने, संसदों ने चलाया था 89 में। तंत्र स्वदेशी, मंत्र स्वदेशी, भाव स्वदेशी रहना है, ध्यान होगा आपके। तो वही बात को फिर 15-20 वर्षों तक दोबारा करना है। स्वदेशी भाव की आवश्यकता हमेशा रहने वाली है, कोई एक दिन का विषय नहीं है, उसको भी घर घर तक पहुंचाना है। चौथा विषय हमारे ध्यान में है, इस वर्ष सबने देखा प्रकृति का रौद्र रूप, और जो अभी भविष्यवक्ता कह रहे हैं, भविष्य के वैज्ञानिक बोल रहे हैं, अभी 2025 में और भी नेचुरल क्लाइमेटी, प्राकृतिक आपदाएं अभी भी संकेत है। ठीक बैठिए उधर, ठीक बैठाओ। अभी भी समस्या है, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, ये सब आ रहे हैं। कारण पृथ्वी पर कहते हैं वैज्ञानिक 5 अरब लोग रह सकते हैं, 500 करोड़ लोग। उन्हीं के लिए जल, जंगल, जमीन, वायु यहाँ पर है, ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं। पर कितनी आबादी हो गई? 8 करोड़ से 8 अरब से ऊपर, 300 करोड़ लोग पृथ्वी पर ज़्यादा हो गए, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। परिणाम, जिन बातों पर मनुष्य जीता है, जमीन पर जीता है, जंगलों से जीता है, जल से जीता है, हवा से जीता है, वो सब प्रदूषित होने शुरू हो गए। हमारे यहाँ की समस्या नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। अतिरिक्त भार तो नहीं कहना चाहिए, पर संतुलन बिगड़ गया है। भार तो नहीं कहना चाहिए, संतुलन बिगड़ गया। तो अगले वर्षों में अपनी कोशिशों से जितना हम इसको ठीक कर सकते हैं, उतना ठीक करने की कोशिश सभी स्वयंसेवक घर घर जाकर संदेश देंगे, और ठीक करने का 15-20 साल तक लगातार काम करेंगे। क्योंकि ये मालूम ही नहीं लोगों को कि क्या दूषित है और क्या प्रदूषित है। ये भी संदेश सारा है। हमें ध्यान में है कि एक डॉक्टर त्रेहन करके बहुत बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जिनको सब पुरस्कार मिले हुए हैं, वेदांता हॉस्पिटल जिन्होंने बनाए बड़े, उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं एक बार। उन्होंने उनसे पूछा कि आपने इतना काम किया मेडिकल साइंस में, आपने इतने सारे नए प्रयोग किए हैं, भारत में कठिन से कठिन सर्जरी को आपने सहज बना दिया है, सरल बना दिया है, तो आपका बड़ा योगदान है मेडिकल साइंस में, तो आप किस तरह इसे देखते हैं? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर है, यूट्यूब पर होगा शायद। तो उन्होंने बताया कि जब मैं पढ़ रहा था तब पूरे देश भर में कितने हृदय रोगी हैं, हार्ट पेशेंट्स कितने हैं, ये हमें रजिस्टर में मालूम थे 50-60 साल पहले। और आज स्थिति ये है, करोड़ों लोग, दसियों करोड़ लोग वो हृदय के रोगी हैं। वो जीवन शैली के कारण भी हैं, पर्यावरण के कारण भी हैं, प्रदूषित खाने के कारण भी हैं, बहुत चीज़ें हैं। पर आज गिनती नहीं है, हमारे पास कोई रजिस्टर नहीं है जिसके अंदर सारे हृदय रोगी वो हमारे पास रजिस्टर हो। तो किसी भी विज्ञान की उन्नति का अर्थ ये होता है कि जीवन में सुविधा आ जाए। मेडिकल साइंस तब अच्छा होता जब हृदय रोगी खत्म हो जाते, तब मैं मानता कि मैं सफल हूँ। पर मैं मानता हूँ मैं असफल हूँ, चूंकि हृदय रोग बढ़ता चला जा रहा है। ये उन्होंने कहा। हल क्या है इसका? हल ये है प्रकृति के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रहना। और प्रकृति से छेड़छाड़ हमें पता ही है, हम सब कोई कसर उस पर छोड़ते नहीं। तो भोग कितना करना है, कितना हमें अपने लिए लेना है, कितना हमें दूसरों के लिए छोड़ना है, ये सब हमारे पूर्वजों ने परंपराएं स्थापित की थी। सबको मालूम था जंगल में कौन सा पेड़ काटना है, कितना पेड़ काटना है। घर में किसी की मृत्यु हुई तो संविधा कितनी लेनी है, घर में शादी विवाह है तो कितना पेड़ काटना है, कितना लगाना है, सब पूरे पूर्वजों को मालूम था। संतुलन बना हुआ था, वो संतुलन बिगड़ गया। परिणाम हम देख रहे हैं, सब चिंतित हैं। और अभी कल परसों मुझे किसी ने बताया कि जो इस मास की धूप है, ये जो धूप आ रही है,
हालांकि आप बैठे हैं धूप में, कष्ट भी है, परंतु डॉक्टर सब बोलते हैं, बच्ची से पूछेंगे आप बताएंगे कि अब ये स्किन के लिए अच्छी नहीं, ऐसी धूप में बहुत देर तक रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि ओजोन की लेयर और झिनी हो गई है। ये धूप हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा रही है। ये सब हमने ही किया है। तो पर्यावरण का संरक्षण, प्रकृति में संतुलन, अगले वर्ष में घर घर तक संदेश देना, अगले 15-20 वर्षों तक इस पर भी काम करना, ये हम सब के लिए जीवन के लिए आवश्यक है। इस पर काम करेंगे। और अंतिम 5वां है नागरिक कर्तव्य बोध। मैं परसों गया में था। गया जी तीर्थ है, जानते ही हैं सब, आपको मालूम ही होगा, तर्पण करने जाते हैं लोग। अभी जो श्राद्ध पक्ष गया है, उस दिन भी मैं गया था। मेरे लिए आश्चर्य था। मैंने कुंभ देखे हैं, बड़े समारोह देखे हैं, पर एक 2-3 लाख 4 लाख की आबादी के शहर में 15-20-25 लाख लोग वहीं समा जाएं और जगह जगह पूजाएं चल रही हों, वो अद्भुत है। बिल्कुल देखना। कभी किसी को किसी भी निमित्त जाना हो तो जाइए, कभी गया को भी देखिए, बड़ा तीर्थ है, बिहार में है। तो वहाँ ऐसे ही कार्यक्रम में था, गणवेश के कार्यक्रम में। फिर हम जा रहे थे तो हमारे सामने 3 छोटे बालक, टीनेजर्स होंगे, मोटरसाइकिल पे टकराए। तीनों गिरे, हमारी गाड़ी भी रुकी, सब उतरे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। एक को चोट लगी ज़्यादा, वो बेहोश हो गया बालक। 2 को ज़्यादा कम चोट लगी। सब पूरा मोहल्ला पानी पिलाने में, कपड़े झाड़ने में, खड़ा करने में, एम्बुलेंस बुलाओ, यहाँ ले जाओ, ऐसा करो, डॉक्टर देखो, फला गली में डॉक्टर है, बुलाओ उसको। सब इस काम में लगे। ये हमारे देश की सामाजिक संवेदना है। भगवान न करे कहीं भी किसी को एक्सीडेंट हो, कहीं भी किसी पे इस तरह की आपदा आती हो, हमारे समाज के सब लोग तुरंत जागृत हो जाते हैं और उसकी सेवा शुश्रूषा में लग जाते हैं। पर एक दूसरा पक्ष भी है। कभी 3 वालों से किसी ने ये पूछा है कि भाई 3 क्यों चल रहे थे आप? ये तो अलाउड नहीं है। हेलमेट पहना क्या? ये नहीं पूछा कोई भी। क्या एक ऑटोमोबाइल एक्ट में जूते पहनना जरूरी है? ऑटोमोबाइल चलाते समय जूते पहन रखे हैं, क्योंकि जैसे ही आप मोटरसाइकिल से गिरेंगे, गिरते ही पैर में चोट लगती है, सिर में चोट लगती है। ये कोई नहीं पूछेगा। बहुत ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहा हो तो गुजर जाए, उसका भगवान में अगर एक्सीडेंट हो तो उसको तो पूछेंगे सब, पर गाड़ी तेज क्यों चला रहे हैं, दूसरों को कष्ट हो रहा है, ऐसे पूछेगा कोई? नहीं पूछेगा। ये परंपराएं हैं हमारे यहाँ। हमारे सब चाहते हैं सुविधा अनुसार ठीक से हो, पर लाइन में नहीं लगेंगे, व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे। और दूसरी ओर घातक बात हो गई, देश में हमारा अधिकार, इस विषय पर इतनी बड़ी चर्चाएं हो गई हैं सोशल मीडिया में। सबको ये जताया जा रहा है कि आपके अधिकार क्या है। अधिकार 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 अधिकार। ये एक साजिश भी है और ये एक समाज को बिखेरने का तरीका भी है। और परिणाम ये है, आप पूरे देश में देखिए, हमारी जातियों के अधिकार, हमारे समुदायों के अधिकार, हमारे राज्यों के अधिकार, अधिकार अधिकार की बात हो रही है। अधिकार जब मांगते हैं कोई बुरी बात नहीं है, पर अधिकार से अधिकार हमेशा टकराते हैं। पर हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब इनकी चर्चाएं हम करेंगे तो अधिकार तो कर्तव्यों में सुरक्षित हो जाता है, और कर्तव्यों में कभी झगड़ा नहीं होता। झगड़ा हमेशा अधिकारों में होता है। तो समाज को ये भी बताना है, इसे सिविक सेंस बोलते हैं, नागरिक अधिकार अगले वर्षों में, कि संविधान ने, परंपराओं ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को हम अच्छे से जाने, पर साथ साथ हमारे कर्तव्य भी हैं। वो परिवार के कर्तव्य भी हैं, समाज के कर्तव्य भी हैं, साथ साथ देश के प्रति भी हमारे कर्तव्य है। उन कर्तव्यों का पालन भी हमें निरंतर करना चाहिए। और कर्तव्यों का पालन जब करते हैं नागरिकगण, नागरिक गुणों पर चलते हैं, देश में सर्वदूर ही व्यवहार होता है, तब वो देश बड़े बनते हैं। आज हम अंग्रेज लोगों को खराब बताते भी हैं, उन्होंने हमें गुलाम बनाए रखा। पर आप सोचिए, ग्रेट ब्रिटेन कितना है, छोटा सा देश है, 4 राज्यों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बना, छोटा सा देश।
उन्होंने इतनी दूर आकर हमारे पास सात समुंदर बोलते थे, पार अगर राज्य किया है, क्यों किया है? तो एक छोटा उदाहरण वहां बताते हैं कि एक घर में चोर घुसाया, लंदन में चोर घुसाया, तो जिस समय चोर अंदर घुसा मालिक जग गए। उसी समय रेडियो पर राष्ट्रीय गान बज गए, तो मालिक ने झपटकर चोर को पकड़ लिया। अदालत ने चोर को भी सजा दी और मालिक को भी सजा दी। चोर को सजा दी इसलिए कि तुमने चोरी करने का प्रयास किया, और मालिक को सजा इसलिए दी कि राष्ट्रीय गान रेडियो पर आ गया था, तो तुम्हें चोर अटेंशन में खड़ा हो गया, सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया, तुम खड़े क्यों नहीं हुए? तुमने ये नागरिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया। हालांकि ये मजाक भी हो सकती है, परंतु ये उदाहरण उनके राष्ट्रीय चरित्र को बताता है। इतनी प्रामाणिकता उनके अंदर है, इतनी प्रतिबद्धता है, इतना कमिटमेंट उनका है, तब जाकर पूरे विश्व भर में उन्होंने राज्य किया है। और जो आज भी देश हैं जिन्हें हम बड़े देश मानते हैं, उन सब में आज भी आम नागरिक कर्तव्यों का पालन करता है। जो जो भी देश ने उसको कर्तव्य कहने को कहा है, करने को कहा है, सबका पालन करते हैं। हमेशा समाजों में कुछ खराब लोग तो होते ही हैं, पर अधिकांश पालन करते हैं। विकसित राष्ट्रों में कहीं भी आपको आम नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है ऐसा नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ इतना सब कुछ, सामाजिक संवेदना है, बहुत मन में दया है, बहुत मन में भावनाएं हैं, बहुत मन में समाज के प्रति कुछ करने की भावना होने के बावजूद भी राष्ट्रीय कर्तव्यों की थोड़ी अनदेखी है। तो अगले वर्षों में इस पर भी हमें काम करना है। तो कुटुंब प्रबोधन, परिवार प्रबोधन से हमारे जीवन मूल्य सुरक्षित रहे, परंपराएं सुरक्षित रहे, हमारा धर्म, हमारी व्यवस्था सुरक्षित रहे। इसलिए परिवार संस्था को मजबूती करनी है। समाज संगठन हमारा हो सके, इसलिए सामाजिक कुरीतियां, छुआछूत ये समाज से जानी चाहिए। हम स्वावलंबी हों, अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़े रहें, इसलिए स्वदेशी हमारे व्यवहार में आना चाहिए। हमारा जीवन सुखमय रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए पर्यावरण संतुलन के लिए हमें काम करते रहना चाहिए। और हमारा देश विश्व में सबसे अच्छा देश बने, सबसे सक्षम देश बने, सबसे मजबूत राष्ट्र बने, इस ओर हम बढ़ गए हैं। वैसे काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, और अधिक मजबूत बने, इसके लिए सभी नागरिकों में नागरिक अधिकार बोध के साथ नागरिक कर्तव्य बोध की भावना भी आनी चाहिए। इन सब 5 बातों पर हम सब स्वयंसेवक अगले वर्षों में काम करेंगे। एक वर्ष अगले वर्ष सभी घर घर तक पहुंचकर संदेश देंगे, फिर लगातार इन पर काम करेंगे। और अंतिम बात ऐसी है, संघ में अभी कार्यक्रम संपन्न होगा तो हमारे मुख्य शिक्षक वो पहले खड़े होंगे। खड़े होने के बाद आप सब लोगों को बोलेंगे उत्तिष्ठा। संघ का एक मौलिक नियम है, संघ के स्वयंसेवक जिस बात को समाज से उम्मीद करते हैं उस बात को अपने से शुरुआत करते हैं। तो पहले वो खड़े होंगे, तब दूसरों को कहेंगे उत्तिष्ठा। इसलिए आप जितने स्वयंसेवक हैं सभी को ऐसा आह्वान भी है कि 5 कुटुंब प्रबोधन, समरसता, स्वदेशी, पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य बोध पहले अपने से शुरू करना, अपने परिवार से शुरू करना, अपने आसपास के मोहल्ले से शुरू करना, तब जाकर हम दूसरों को कहने का हक रख पाएंगे कि आप भी शुरू कीजिए। और अब तक संघ के स्वयंसेवकों ने ऐसा ही किया है, अपना उदाहरण रखा है, केवल कहा नहीं। इसीलिए इतने लोगों ने गाली गलौज, अभद्र भाषा, विरोध किया है, पर आम जन ने संघ के स्वयंसेवक को अपने गली मोहल्ले में अच्छा आचरण करते देखा है। इसीलिए विरोधियों ने बहुत कोशिश के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं की हमें खत्म करने में। आज हम टिके हैं, अपना 100वां वर्ष पूरा कर रहे हैं। अधूरा काम हमारा बाकी है, बात ठीक होने के बावजूद भी 100 वर्ष, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी देकर संघ को सींचने वाले सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे देश भर में मौजूद हैं। वो सब वर्षों वर्ष तक इसलिए टिक पाए कि हर काम को जो वो कह रहे थे
उन्होंने अपने से उसकी शुरुआत की। तो हमारे सामने जो स्वप्न हमेशा से रहा है पहले दिन से कि ये परम वैभव संपन्न भारत बने, वो सब लक्षण उसके सब होते दिख रहे हैं हम लोगों को। पर थोड़ा काम करना और शेष है। तो अगले 15-20 वर्षों में एक वर्ष घर घर जाकर इन 5 बातों का संदेश देना, और इन्हीं बातों के आधार पर अगले 10-15-20 वर्षों में हम अपने लक्ष्य को पूरा होते देखेंगे। इतनी आशा के साथ अपना विषय पूर्ण करता हूँ। संघ निष्ठ